हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 1 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 1 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और पर डे के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इस लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाल दिया गया है फिर से, और अब जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया है फिलीपींस को। हालांकि फिलीपींस के अलावा और भी कई कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हैती, माल्टा, साउथ सुडान, इन्हें भी ग्रे लिस्ट में डाला गया है। FATF होता क्या है, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि एक अंतर सरकारी संगठन यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पहल किसकी थी? G7 कंट्रीज़ की। इन्होंने ऐसा विचार किया था कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऐसा संगठन बनाना ज़रूरी है जो कि दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के साथ डील कर सके। मनी लॉन्ड्रिंग वही है ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदलना। तो ऐसे ही केसेस के साथ डील करने के लिए, खासकर यदि कोई इंटरनेशनल लेवल का केस आता है, उसे हैंडल करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 2001 में इसमें एक और कैटेगरी ऐड की गई, टेरर फंडिंग की। मतलब कि ऐसी कंट्रीज़ जो कि टेरर फंडिंग करती है, आतंकवादी को पैसा देती हैं, उन पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी, ऐसा फैसला किया गया था FATF के द्वारा। इसी कैटेगरी में अभी हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था। अच्छा, यदि आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को इसकी 2 कैटेगरी बताई थी। एक तो है ग्रे, दूसरी है ब्लैक। पाकिस्तान हालांकि इस ब्लैक लिस्ट में जाने से बच गया था, लेकिन फिलीपींस इसमें यानी कि ब्लैक लिस्ट में आ चुका है। आगे मैं बताऊंगी भी। तो ग्रे लिस्ट में आने का डिसएडवांटेज ये होता है कि देखिए, जो भी बैंक है, आप लोगों ने सुना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन बैंक, ये सभी बैंक, यहाँ इन देशों की रेटिंग कम हो जाती है, और जो भी देश ग्रे लिस्ट में आ जाता है उन्हें इन बैंकों के द्वारा ईजिली लोन नहीं मिल पाता। मिल तो जाता है लेकिन बहुत मुश्किलों से। ये तो बात हुई ग्रे लिस्ट की। और मान लीजिए यदि कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में आ गई, तब क्या होगा? तब इसका इंटरनेशनल बॉयकॉट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इन्हें कोई भी बैंक, ये जो इंटरनेशनल बैंक है, ये लोन नहीं देंगे। तो ये डिसएडवांटेज होता है ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में आने का। यहाँ हम बात कर रहे हैं फिलीपींस की। ये जो फिलीपींस है, ये 2005 में FATF की ब्लैक लिस्ट से हटा दिया गया था। इससे पहले ये 2000 में इसकी ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया था, और अब ये इसकी ग्रे लिस्ट में शामिल हो चुका है। फिलीपींस की राजधानी मनीला, करेंसी है फिलीपीनी पेसो। अगला है, हाल ही में किस देश ने बेहतन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को शुरू किया है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है चाइना के द्वारा, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो वर्तमान में दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में से ये एक है। नाम है बेहतन जल विद्युत संयंत्र, जो कि चाइना में यांगची नदी पर बनाया गया है, और पहली बार इस नदी पर बिजली पैदा की गई है। ये तो आप लोगों को मालूम ही है। यही यांगची रिवर है जो कि एशिया की सबसे लंबी रिवर भी है, और इस परियोजना की कुल स्थापित क्षमता जो कि है 16 मिलियन किलोवाट की। तो अब यदि हम बात करें चाइना की, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा चर्चे में है, हर दूसरे दिन इसकी न्यूज़ आ जाती है, तो इसी का हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि इसने हाल ही में तिब्बत वाले एरिया में, मतलब कि तिब्बत की जो राजधानी लहासा, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगभग 120 किलोमीटर दूर है तिंगसी, इनके बीच इलेक्ट्रिक मेट्रो ट्रेन ये चलाई गई है चाइना के द्वारा। इसने घोषणा भी नहीं की, डायरेक्ट चलवा ही दी है। दूसरा आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, जिसका नाम है फास्ट 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, ये है दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप, चाइना के द्वारा बनाया गया है। आर्टिफिशियल सन, जिसका नाम है ईस्ट। ईस्ट की फुल फॉर्म बनती है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकोमेव। ये भी चाइना के द्वारा ही बनाया गया है, और चाइना के द्वारा इसका पहला, मतलब कि ये खुद ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खुद का बनाने जा रहा है, और इसके लिए इसने अपना पहला पार्ट भेज भी दिया है। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने जा रही हूँ। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है? GK और करंट अफेयर।
ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं किसी भी एग्जाम के, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। जीके तो अनलिमिटेड है, आप कितना पढ़ेंगे और कहाँ से तैयार करेंगे, तो इसकी टेंशन अब आप भूल जाइए, क्योंकि हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा आप लोगों के लिए जीके से रिलेटेड 8000 वन लाइनर क्वेश्चन बैंक ये तैयार किया गया है। और संभावना ये है कि आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन बैंक के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है, इसकी प्राइस क्या है? देखिए, इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं रखी गई है, 200, 100, 50 बिल्कुल नहीं है। आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से इसका प्राइस मात्र रखा गया है 21 रुपये का। इसमें आप लोगों को 1 साल का फ्री करंट अफेयर भी मिल जाएगा। तो 21 रुपये में इससे सस्ती नोट्स आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। इसे आप परचेस करिए और पढ़िए। परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोप का पहला मास्क फ्री कंट्री ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है इटली। अब देखिए, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि दुनिया का पहला मास्क फ्री कंट्री ये तो कुछ समय पहले ही इजराइल बन चुका है, लेकिन पूछा जा रहा है यूरोप का, तो ये बन गया है इटली, जहां मास्क की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोरोना केसेस लगभग खत्म हो चुके हैं। दुनिया भर में यदि हम संक्रमण की बात करें तो टॉप 4 देश ये है अमेरिका, भारत, ब्राज़ील और फ्रांस। यहाँ अभी भी एक्टिव केसेस हैं, लेकिन धीरे धीरे अब ये कम होने लगे हैं। इसी क्रम में इटली ये मास्क फ्री हो चुका है। इटली की राजधानी है रोम। रोम में हेडक्वार्टर स्थित है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, और इसकी राजधानी ये किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो ये बसी हुई है टाइबर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन और अमेरिका संयुक्त रूप से नौसैन्य अभ्यास जिसका नाम है सी ब्रिज, इसका आयोजन कहाँ कर रहे हैं? तो इसका आयोजन किया जा रहा है ब्लैक सी में, यानी कि काला सागर में। ऑप्शन में जो आप लोगों को 4 सागरों के नाम दिख रहे हैं, अजोव, ब्लैक, मरमरा, एजियन, इनके नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि आगे हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं सी ब्रिज एक्सरसाइज की, जो कि आयोजित हो रहा है ब्लैक सी में यूक्रेन और अमेरिका के बीच। तो नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। तो हाल ही में नाटो और रशिया के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, इसी की पृष्ठभूमि में इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। अब ये तनाव कैसे बढ़ रहा है? तो देखिए, आगे की लाइन आप पढ़िए। रशिया ने क्रीमिया के तट के साथ काले सागर से ब्रिटिश युद्धपोत को बाहर निकालने के लिए वार्निंग शॉट दागे और बम गिराए। इसका मतलब ये है कि देखिए अभी क्या हुआ था, यदि आप मैप में देखेंगे तो ये है ब्लैक सी। ब्लैक सी के पास ये जो आप देख रहे हैं ये है क्रीमिया, और इस क्रीमिया पर किसका अधिकार है? फिलहाल तो रशिया का है, पर इस क्रीमिया पर अधिकार हुआ करता था यूक्रेन का। मतलब कि ये पहले यूक्रेन के हिस्से में आया करता था। रशिया ने इसे हथिया लिया, और रशिया की इसी हरकत के कारण इसे G7 से भी बाहर कर दिया गया था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो अभी पूरा मैटर क्या हुआ है कि ब्रिटेन का एक जो जहाज़ है ये मेडिटेरियन सी होते हुए आगे एजियन, मरमरा और ब्लैक सी होते हुए अभी गया था यूक्रेन। यूक्रेन से जब ये लौट रहा था तब आप देखेंगे ये क्रीमिया जो कि रशिया के हिस्से में है, इसी की सीमा से लगते हुए ये जा रहा था जॉर्जिया। अब ये पूरा मैटर है क्या? तो हुआ ये था, या ये तो आप लोगों को मालूम है कि जैसे कि भारत के नक्शे में जो तटीय हिस्सा है, समुद्र से लगा हुआ जो हिस्सा है, जहाँ से समुद्री सीमा शुरू होती है, इस बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील इतनी दूरी तक उस देश का कब्जा होता है। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो इस क्रीमिया से, जिस पर रशिया का अधिकार है, इसी क्रीमिया से 24 नॉटिकल मील इस सीमा से लगते हुए ब्रिटेन का ये जो जहाज़ है ये जा रहा था जॉर्जिया। तो जैसे ही इसने इसकी सीमा को टच किया, इस 24 नॉटिकल मील की सीमा को टच किया, तो रशिया के जो नौसेना है कहने का मतलब है कि रशिया के जो बड़े बड़े युद्धपोत हैं, इसने ब्रिटेन के इस जहाज़ को खदेड़ना शुरू कर दिया और उस पर बमबारी भी की गई है। शॉट गन दागे गए हैं। हालांकि जो ब्रिटेन है ये कहता है कि रशिया ने ऐसा किया ही नहीं, मतलब कि खुद की इज्जत बचाने के लिए ये तो कहना ही पड़ेगा उसे, लेकिन सच ये है क्योंकि इसने वीडियो भी जारी कर दिया था। आप लोग इंटरनेट में देख भी सकते हैं, ये यूट्यूब में अपलोड भी है। तो ब्रिटेन ने इसे खारिज किया है, लेकिन ये बात सच है कि रशिया के द्वारा इन्हें इसके क्षेत्र से भगाया गया था और बाद में धमकी भी दी गई थी। और ये बात तो मैंने बता ही दी है कि रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया था। कब किया था? 2014 में। तो इसी के खिलाफ आप कह सकते हैं एक तरह का संगठन है, जिसमें कि एक तरह का एक्सरसाइज किया जा रहा है कि कभी ऐसी कोई स्थिति आती है तो इससे निपटा जा सके। अभी स्टार्टिंग में जो मैंने आप लोगों को सीक्वेंस से 4 सीज के नाम ऑप्शन में लिखाए हैं, इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यदि आप देखेंगे ये है सी ऑफ अजोव, यानी कि अजोव सागर। यहाँ से अब हम 3 इंपॉर्टेंट स्टेट के नाम याद करने जा रहे हैं। स्टेट यानी कि जल संधि। जल संधि वो होती है जहाँ 2 थल भाग ये अलग होते हैं और 2 जल भाग मिलते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं।
आप देख पा रहे हैं ये है अजोव सागर, ये है ब्लैक सागर। इन दोनों को जोड़ने वाली, या आप कह सकते हैं इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कर्च स्ट्रेट, यहाँ लिखा भी हुआ है। इसके बाद आगे आएंगे तो ब्लैक सी और मरमरा सी, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है इसका नाम है बॉसपोरस स्ट्रेट। और यही मरमरा सी अभी हाल ही में चर्चे में था। क्यों चर्चे में था? सी स्नॉट की घटना के कारण। ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। फिर आप देखेंगे मरमरा सी और एजियन सी, इनके बीच में भी एक स्ट्रेट है जिसे आप डार्डनेस स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। फिर इसके आगे मेडिटेरियन सी लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान यानी कि बायोडायवर्सिटी पार्क जिसका नाम है भारत वाटिका, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र में इसका उद्घाटन किया गया है। नाम दिया गया है भारत वाटिका, जिसमें देश भर के विभिन्न वृक्ष प्रजातियों को प्रदर्शित किया गया है। आप इमेज में देख भी पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर का राज्य वृक्ष, वही है जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी। ये पार्क है जहाँ देश के विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों को सजाया गया है यानी कि प्रदर्शित किया गया है। यदि हम बात करें उत्तराखंड की, इसकी राजधानी क्या है? तो यह है देहरादून। गैरसेन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी ये बनाई गई है गैरसेन। अभी हम बात कर रहे थे नैनीताल की, तो इसी नैनीताल में कुछ समय पहले ही भारत का पहला मास गार्डन भी स्थापित किया गया है। और यदि आपसे पूछा जाए भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तराखंड के ही पिथौरागढ़ जिले में। ये जो आप देख रहे हैं ये है चमोली ग्लेशियर पिघलने की घटना के कारण ये चर्चे में आया था। हरिद्वार से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है ऋषिकेश। इसी ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास ब्रिज स्थापित किया गया है, जबकि पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो कि बिहार के नालंदा जिले में स्थापित किया गया है। अच्छा, हरिद्वार ये किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है? ये हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी का निर्वाचन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक जिसका नाम है नेट्रेक्स, ये कहाँ बन करके तैयार है? तो ये कंप्लीट हो चुका है इंदौर में। नेट्रेक्स ये कुछ इस तरह है जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं। अच्छा, नेट्रेक्स इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक्स। ये एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में बन करके तैयार हुआ है। साथ ही ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक है जिसकी लंबाई है 11.3 किलोमीटर। ये बनाया गया है इंदौर के पीथमपुर में। और इन ट्रैक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए, हाई एंड कारों की गति क्षमताओं को मापने के लिए इन ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी तक भारत में इस तरह की किसी भी ट्रैक की व्यवस्था नहीं थी, मतलब कि ऐसे ट्रैक नहीं थे जहां इन कारों की स्पीड को मापा जा सके, लेकिन अब ये बनकर के तैयार हो गया है। और खुशी की बात यह है कि एशिया का ये जो सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है ये अपने ही भारत में बनाया गया है, इंदौर में, जो कि स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। अभी ये चर्चे में भी आया था इंदौर और सूरत जो कि गुजरात का एक शहर है, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, जबकि जो इंदौर है ये मध्य प्रदेश का एक शहर है जो कि खान नदी के किनारे बसा हुआ है। ये दोनों क्यों चर्चे में आए थे? तो हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा भारत में स्मार्ट सिटीज़ की जो लिस्ट जारी की गई थी, इसमें सूरत और इंदौर ये दोनों रहे थे टॉप पर। अगला क्वेश्चन है, जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं पी साईनाथ, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। इनका पूरा नाम है पलागुम्मी साईनाथ, जो कि एक पत्रकार हैं और इन्होंने भारत में गरीब खेती वाले गांवों को कवर किया है और अभी इन्हें जापान के इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यदि हम बात करें इस अवार्ड की, तो जापान का जो शहर है नाम है फुकुओका और एक फाउंडेशन है जिसका नाम है फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन। इनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है उन व्यक्तियों को या उन संगठनों को जो कि एशियाई संस्कृति के लिए, मतलब कि एशियाई संस्कृति के संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। जापान की इमेज मैं यहाँ सेट नहीं कर पाई हूँ। जापान से ही रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन है, जैसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान रहा है टॉप पर, इंडिया की रैंकिंग है 84। अब इसी में लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि रैंकिंग 84 है या 5 है। तो देखिए, जनवरी में जो रैंकिंग जारी की गई थी इसमें इंडिया को 85वें नंबर पर रखा गया था। टॉप पर तो जापान ही था, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये रिसेंट रैंकिंग है अप्रैल 2021 की, जिसमें कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया है 84 नंबर पर। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फुकागो, ये जापान के द्वारा ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है?
ये बन गई हैं अंशुला राव, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। अंशुला राव जो कि मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर हैं, ये भी हाल ही में डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई, जिसके कारण इन पर 4 साल का बैन लगा दिया गया है। अब यहाँ से आप लोगों को एक संगठन का नाम याद रखना है, जिसका नाम है नाडा, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और जो बॉलीवुड अभिनेता है सुनील शेट्टी, इन्हें नाडा का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। तो नेशनल लेवल पर ये तो होता है नाडा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है वाडा, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस सोशल मीडिया कंपनी के अंतरिम शिकायत अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में भारत में ट्विटर के जो अंतरिम शिकायत अधिकारी के पद पर नियुक्त व्यक्ति थे, धर्मेंद्र चतुर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये तो आप लोगों को मालूम ही है कि हाल ही में भारत में आईटी नियमों को लेकर के जो जंग चल रही थी, इसमें क्या फैसला किया गया था कि नए आईटी कानूनों के मुताबिक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनके 50 लाख यानी कि 5 मिलियन से अधिक यूज़र हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, गूगल, इन सभी तकनीकी कंपनियों को अपना अपना एक नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी नियुक्त करना कंपलसरी है, ये कहा गया था। जिसके बाद भारत में शिकायत अधिकारी, अंतरिम शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई थी धर्मेंद्र चातुर ने, लेकिन फिलहाल इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नियुक्ति भी अभी हुई थी और अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो यदि हम बात करें ट्विटर की, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है कैलिफोर्निया, यूएसए में, और इसके सीईओ हैं जैक डॉर्सी। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो गोलकीपर हैं PR श्रीजेश और पूर्व महिला हॉकी खिलाड़ी जिनका नाम है दीपिका, इन दोनों की इमेज आप देख पा रहे हैं। और इन्हीं दोनों का नाम हाल ही में हॉकी इंडिया ने सजेस्ट किया है, किसके लिए? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए, जो कि इस साल का दिया जाना है। लास्ट ईयर का किसे दिया गया था? क्रिकेटर रोहित शर्मा को। देखिए, ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये भारत में खेल जगत का सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 से। जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये नहीं आया था, इसके पहले भारत में खेल का सर्वोच्च अवार्ड ये माना जाता था अर्जुन अवार्ड को। साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये पहली बार किसे दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को, जो कि शतरंज से रिलेटेड है। और कुछ समय पहले ही इनकी एक किताब भी लॉन्च हुई है, किताब का नाम है माइंड मास्टर। अब यहाँ बात की जा रही है हॉकी की, तो हाल ही में भारतीय हॉकी महिला टीम की कैप्टन ये बनाई गई हैं रानी रामपाल, जबकि पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन ये बनाए गए हैं मनप्रीत सिंह। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर पुदुचेरी था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।